आप, मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। वक्त हो चला है दिल्ली की कुछ अहम खबरों का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से 2 दिन के पंजाब दौरे पर हैं। पंजाब में बेअदबी और लुधियाना कोर्ट बम विस्फोट के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पहले बेअदबी और अब लुधियाना में हुए विस्फोट की घटना को शांति भंग करने की साजिश बताया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि चुनाव से पहले कुछ लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पंजाब के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। अभी कुछ देर पहले लुधियाना से ब्लास्ट की खबर आई है, सुन के बहुत दुख हुआ। सबसे पहले तो इसमें जिन लोगों की जान गई है उन सभी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में साहस दे। इसमें घायल हुए सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। अभी 3-4 दिन पहले दरबार साहब में बेअदबी का मामला हुआ था और आज ये ब्लास्ट हो गया। कुछ लोग पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हर बार चुनाव से पहले इस तरह की साजिश रचते हैं। पिछली बार उन्होंने मौड़ में बम ब्लास्ट करवाया था। पर पंजाब के 3 करोड़ लोग एक मुट्ठी की तरह एक हैं। यही एकता कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, इसलिए ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों की किसी भी साजिश को पंजाब के लोग किसी भी कीमत पे कामयाब नहीं होने देंगे। हमें एक साथ खड़े रहना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ देश में वैश्विक महामारी की ताजा स्थिति की समीक्षा की और इसे लेकर प्रभावी कदम उठाने के बारे में चर्चा की है। पीएम ने बैठक के दौरान कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन को देखते हुए सतर्क और सावधान रहने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेली मेडिसिन और दूसरा परामर्श के लिए आईटी माध्यमों के प्रभावी उपयोग का आह्वान किया। साथ ही कहा कि राज्यों से ऑक्सीजन आपूर्ति उपकरण पूरी तरह चालू रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, टीकाकरण को बढ़ाने और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने के लिए भी कहा। साथ ही बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि केंद्र उन राज्यों में अपनी टीम भेजेगी जहां टीकाकरण की रफ्तार कम है, जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को और दुरुस्त करने की जरूरत है। और वहीं दिल्ली में ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों के कारण पुलिस भी अलर्ट है। कोरोना की दूसरी लहर खत्म होते ही दिल्ली पुलिस ने कोविड दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के चालान करने का काम कम कर दिया था। वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से अब निर्देश दिए गए हैं कि व्यक्ति जो भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता उसका तत्काल चालान किया जाए। बता दें कि पुलिस 13 नवंबर तक 3 लाख से ज्यादा लोगों के चालान कर चुकी है। इनसे पुलिस को करीब 63 करोड़ से ज्यादा चालान राशि मिली। वरिष्ठ अधिकारियों ने आदेशों में कहा कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर पुलिस टीम तैनात है, वहां कोविड नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों के चालान किए जा रहे हैं। और देश में ओमाइक्रॉन वायरस के बढ़ते मामलों और कोरोना के मामलों के बीच अब ओमाइक्रॉन का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 7 राज्यों में 96 नए मामले सरकार की चिंता को बढ़ाते नजर आ रहे हैं। 17 राज्यों में कुल 357 मामले आ चुके हैं। कोविड की तीसरी लहर से बचने के लिए केंद्र और कई राज्य सरकारों ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को भी सावधान, सतर्क रहने की सलाह दी और इस खतरे के बीच कोरोना की आने वाली लहर के खिलाफ देश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार है, पीएम मोदी ने इसका पूरा अपडेट लिया। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर केंद्र की तरफ से राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए गए हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। तो कोरोना की जो स्थिति इस वक्त है ओमाइक्रॉन वेरिएंट की वजह से कितनी ज्यादा चिंतित ये वजह हमारे लिए है और पैनिक की स्थिति क्या होनी चाहिए या फिर किस तरह से आपको सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करना है, ये हम जानेंगे। डॉक्टर अनीता जी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनीता रमेश जी एफएम न्यूज पर। तो सबसे गुड आफ्टरनून।
जी, सबसे पहले तो मैं यही आपसे समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ओमाइक्रॉन वेरिएंट के अब 300 से ज्यादा मामले देश भर में सामने आ चुके हैं और ऐसे में अब किस तरह से एहतियात बरतने की जरूरत है। एहतियात में इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि बेसिक जो हम पहले से फॉलो कर रहे थे रूल्स करना उन्हीं को चाहिए, लेकिन लोग उतने ज्यादा अलर्ट अभी नजर नहीं आ रहे हैं। तो आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ठीक है। अभी केसेस बढ़ रहा है। कल 235 था, आज 300 के ऊपर हो चुके हैं। मोर देन 10 to 15 स्टेट्स में अभी ओमाइक्रॉन इंडिया में पॉजिटिव है। इसी वजह से हमको अलर्ट होना चाहिए। इट्स एन अलार्मिंग फीचर। ज्यादा मौत नहीं हुआ, बट यस, यूके में एक मौत हुआ, यूएस में एक मौत हुआ, वो चिंता का कारण है। तो इसी कारण से हम लोग को इसको लाइटली नहीं लेना है। सो मास्क तो जरूरी है, डबल मास्क लगा सकते हैं तो अच्छा है, बढ़िया है। डिस्टेंस मेंटेन करना है और हम लोग इंडिया में जल्दीबाजी से कंप्लीट वैक्सीनेशन का करना चाहिए। जिसको एक डोज मिल गया उनको दूसरा डोज का इंतजार करना है। डोर टू डोर वैक्सीनेशन शुरू हो गया, किसी को ना बोलना नहीं है वैक्सीन के बारे में। सो डोर डोज बच्चों के लिए भी शुरू करना है जल्दी से, क्योंकि वो लोग स्कूल जा रहे हैं। और हम लोग जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल और जो हाई रिस्क इंडिविजुअल जिसके पास हार्ट, लिवर, लंग्स का प्रॉब्लम है, उसको भी जरूरी है बूस्टर डोज के लिए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी आपका लॉट ऑफ सर्वेलेंस, स्क्रीनिंग, टेस्टिंग ज्यादा बढ़ाना है। अनीता जी, अनीता जी, हमने देखा कि अब उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन की बात कह दी गई है 11 से सुबह 5 बजे तक, और एमपी में भी लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू मींस लगाने की घोषणा कर दी गई है, ऐलान कर दिया गया है। तो क्या लगता है कि दिल्ली के जो हालात हैं ओमाइक्रॉन वेरिएंट की वजह से, यहाँ पर भी लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू जल्द से जल्द लगा देना चाहिए? यस, ऐसा है कि एजुकेशन करना है कि हम लोग गैदर नहीं करेंगे। अभी फेस्टिवल का मौसम आ गया है, क्रिसमस से शुरू करके न्यू ईयर, उसके बाद पोंगल, संक्रांति का आ जाए। सो बहुत सारे आदमी मिलते जाते हैं, गैदरिंग होता है, इलेक्शन होता है, मीटिंग होता है, ये सब बंद करना है। शुड नॉट गैदर पीपल की हम लोग का डिस्टेंस मेंटेन करना है एक दूसरे से। यस, रेस्ट्रिक्शन, कर्फ्यू थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, पहले भी हेल्प कर चुके हैं, ये अच्छा है। बिकॉज अगर ये वायरस ज्यादा फैलते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, हेल्थ केयर सिस्टम पूरा क्रैश हो जाएंगे। पहले जो हुआ, हमारा तैयारी इस बार अच्छे हैं, बेड्स भी अच्छे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी रेडी है, वैक्सीनेशन भी लगातार चल रहा है। वी आर गुड, बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट काफी काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। बट दैट डजंट मीन कि हम लोग लापरवाह बिल्कुल सही मिक्स करते रहे और स्प्रेड हो जाएगा। यस, सम रेस्ट्रिक्शन शुड कंटिन्यू एंड उसके साथ साथ हमारा इकोनॉमी भी चलना चाहिए। बिकॉज इकोनॉमी बंद हो जाएगा, बहुत आदमी को परेशान हो जाएंगे, खाने पीने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। सो इसी हिसाब से टू बैलेंस एंड गो, ये हमारा जिम्मेदार है। आप मीडिया एंड गवर्नमेंट सब इकट्ठा, किसी एक आदमी के लिए नहीं है। सो वी हैव टू ऑल डू टुगेदर। यानी हम सभी को इनिशिएटिव लेना होगा और अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर अनीता जो हमारे साथ थी, उनका यही कहना था कि आपको खुद भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हालांकि अगर यहाँ पर भी यानी दिल्ली में भी कर्फ्यू लग जाता है तो स्थिति भी अंडर कंट्रोल रहने की उम्मीद और चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं आगे के महत्वपूर्ण मामले में। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कमाने में सक्षम होना अलग रह रही पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देने से मना करने का अधिकार या आधार नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार पत्नियां सिर्फ परिवार की खातिर अपने करियर की कुर्बानी देती हैं। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिकाकर्ता की पत्नी को 33,000 रुपए अंतरिम गुजारा भत्ता देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका का निस्तारण करते हुए ये बात कही है। जस्टिस प्रसाद ने याचिकाकर्ता की यह दलील खारिज कर दी कि उसकी पत्नी जीवन यापन करने में सक्षम है, क्योंकि वो पूर्व में टीचर रह चुकी हैं। न्यायाधीश ने कहा कि तथ्य ये है कि प्रतिवादी कमाने के सक्षम है, यहाँ प्रतिवादी को अंतरिम भरण पोषण से इंकार करने का कोई आधार नहीं। कई बार पत्नियां सिर्फ परिवार के लिए अपना करियर कुर्बान कर देती हैं। अदालत ने याचिकाकर्ता की यह दलील भी खारिज कर दी कि सेना का अधिकारी होने के नाते भत्ता गुजारा दावा पर फैसला सैन्य अधिकारी द्वारा आर्मी ऑर्डर के अनुसार तय करना होगा। अदालत ने 21 दिसंबर के आदेश में कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि सेना का आदेश सीआरपीसी की धारा 125 के प्रावधानों से आगे निकल जाएगा और सेना के जवान सिर्फ सेना के आदेश के तहत आते हैं और धारा 125 सीआरपीसी सेना कर्मियों पर लागू नहीं होगी।
दिल्ली के महरौली के क्लब को कोविड नियम तोड़ने के आरोप में सील कर दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट और उनकी टीम ने छापेमारी की थी, जिसके बाद क्लब को सील किया गया। साउथ दिल्ली के इस क्लब में 600 लोगों की भीड़ जुटी थी और डीडीएमए ने कोविड के चलते अपने आदेश का उल्लंघन माना और फिर प्रशासन ने इसे सील कर दिया। बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं लगातार, और इस बीच क्रिसमस और नए साल में होने वाले जश्न को देखते हुए दिल्ली सरकार ने किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। इसे लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं, लेकिन गुरुवार को दक्षिणी दिल्ली के महरौली में स्थित एक क्लब में कोविड नियम तोड़े गए तो उसे सील कर दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट और उनकी टीम ने जब यहां छापेमारी की तो 600 लोग मौजूद थे। अतिरिक्त डीसीपी साउथ एम हर्षवर्धन ने कहा कि डीडीएमए के आदेश का उल्लंघन करने पर महरौली में एक रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। रेस्टोरेंट के खिलाफ धारा 188, 279 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। और नए साल से पहले डीडीए की तरफ से लॉन्च की गई फ्लैट्स की स्कीम के बारे में अब जिक्र करेंगे। इसके लिए गुरुवार से ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 7 फरवरी 2022 तक चलेगी। नई स्कीम में जनता फ्लैट से लेकर एलआईजी, एमआईजी और एनआईजी श्रेणी के फ्लैट शामिल हैं। यहाँ फ्लैट द्वारका, नरेला, रोहिणी, जसोला, वसंत कुंज, जनकपुरी, रामबाग, लोकनायकपुरम, पश्चिम विहार, मादीपुर और सिरसपुर में बनाए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति इन फ्लैट्स को खरीदने के लिए आवेदन कर सकता है। अगर पत्नी या बच्चों के नाम पर पहले से दिल्ली में फ्लैट है, प्लॉट या घर है तो वो इस योजना के तहत फ्लैट खरीदने के लिए आवेदन नहीं कर सकता। पति पत्नी दोनों फ्लैट खरीदने के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, लेकिन लॉटरी सिस्टम के तहत अगर दोनों का फ्लैट निकल आता है तो उस स्थिति में दोनों में एक को ही आवंटित किया जाएगा। योजना के तहत फ्लैट खरीदने के लिए डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट www.dda.government.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के तहत आवेदन के लिए 2000 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क रखा गया है, जो वापस नहीं होगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर शनिवार से टोल प्लाजा शुरू हो जाएंगे। एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहन चालकों को शनिवार से टोल शुल्क चुकाना पड़ेगा। निर्धारित दरों के आधार पर जितनी दूरी वाहन चालक इस एक्सप्रेसवे पर तय करेंगे उतना ही टोल चुकाना होगा। सरायका लेखां से लेकर मेरठ के काशी टोल प्लाजा तक की दरें एनएचआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पहले ही तय कर चुका है। बता दें कि बीते सप्ताह इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और एनएचआईए ने 21 दिसंबर से टोल शुल्क लागू करने का निर्णय लिखा, जिसके बाद से तारीख में परिवर्तन कर दिया गया। 25 दिसंबर से टोल शुल्क लागू होगा। सरायका खां से मेरठ के काशी टोल तक 140 रुपए टोल शुल्क देना होगा। अब खबर मौसम से जुड़ी हुई। देश के कई राज्यों में सर्दी ने लोगों को परेशान कर दिया है। बीते दिनों उत्तर भारत के कई राज्यों में कंपकंपी बढ़ाने के साथ ही घना कोहरा भी छाया रहा। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिरने के कारण लेह लद्दाख जैसी जगहों पर पारा माइनस में पहुंच चुका है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आने वाले दिनों में बढ़ोतरी ठंड में काफी ज्यादा हमें देखने को मिली थी, लेकिन अब राहत भी मिल सकती है। दूसरी तरफ दिल्ली में वायु प्रदूषण ने लोगों को फिर से परेशान कर दिया है। सफर के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 419 दर्ज किया गया और गंभीर श्रेणी में है। वहीं नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक भी बहुत खराब है और 357 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।